कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर रायली दिखाया जाता है। रायली ने नशे की हालत में एक्सीडेंट कर दिया है और उस एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हो चुकी है। रायली को गिरफ्तार किया जाता है, उसे अदालत ले जाया जाता है। रायली अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अदालत उसे 10 साल की सजा देती है। रायली जेल पहुंच जाता है, लेकिन जेल जाने के बाद भी रायली को वो मरी हुई लड़की दिखाई देती है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी आगे बढ़ती है 4 साल आगे। मूवी का अगला सीन हमें एक वीरान आइलैंड क्रॉकपॉट आइलैंड की तरफ लेके जाता है। वो आइलैंड बहुत सुनसान था। उस आइलैंड की आबादी बस 127 लोगों की थी। उस आइलैंड के लोग समुद्र में जाके मछली पकड़ के अपना गुजारा करते थे। मूवी हमें इस आइलैंड में इसलिए लाई है क्योंकि इसी आइलैंड में रायली का परिवार, उसकी माँ एनी और उसका बाप एडवर्ड और उसका छोटा भाई वॉरेन रहता था। रायली की माँ फोन पे रायली से बात कर रही है। रायली कल जेल से जमानत में निकलने वाला है। उसकी माँ बहुत खुश है कि फाइनली उसका बेटा उसके घर आएगा, लेकिन एडवर्ड अभी भी रायली से बहुत नाराज है। इस आइलैंड पे और भी बहुत लोग रहते थे, जैसे कि वॉरेन का दोस्त ऑकर। इस आइलैंड पे एक ऐसी लड़की भी रहती थी जिसे वॉरेन पसंद करता था। उसका नाम था लीजा। वो अपने पैरों पे चल नहीं पाती थी क्योंकि इस आइलैंड में रहने वाला एक शराबी गलती से लीजा के ऊपर गोली चला देता है और उस हादसे के बाद अब तक लीजा अपने पैर पे चल नहीं पाती। और उसके माँ बाप वेड और टॉली इस आइलैंड के मेयर थे। इस आइलैंड में बस एक ही स्कूल था जिसे बेब नाम की एक औरत कंट्रोल करती थी। वो औरत के बारे में आइलैंड पे ये खबर थी कि इस औरत की नीयत और हरकत दोनों अच्छी नहीं है। ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। इस आइलैंड की एक पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर नया आया था जिसका नाम था हसन और उसका बेटा अलादीन, जो कि ऑकर और वॉरेन का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। इस आइलैंड पे एक लड़की एरिन भी रहती थी। ये कुछ साल पहले इस आइलैंड से भाग गई थी और अब जब ये इस आइलैंड पे लौटी है तो ये प्रेग्नेंट है। किसी को नहीं पता किसके बच्चे का बाप कौन है। एरिन नाम की ये लड़की अब इस आइलैंड की स्कूल में पढ़ाती है और आखिरी में इस आइलैंड में जो नाम का वही शराबी रहता है जिसकी गोली की वजह से लीजा आज पैरालाइज है। जो का बस एक कुत्ता था जिसे वो बहुत मानता था और जो दिन भर नशे में चूर रहता था। अभी तक तो इस आइलैंड में सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ के हालात बिगड़ने वाले हैं। अगली सुबह जेल से छूट के रायली इस आइलैंड पे आता है। इस आइलैंड में सिर्फ 2 बोट थी। रायली को देख के उसकी माँ बहुत खुश होती है। एनी रायली को घर लेके जाती है। वो उससे बहुत प्यार करती है। एनी रायली को बताती है कि इस आइलैंड की आबादी दिन पे दिन कम होती जा रही है। पहले यहाँ पर फैक्ट्री बनी हुई थी और उस फैक्ट्री से निकलने वाले ऑयल ने समुद्र की मछली को मारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ से लोग कम होते गए। एनी रायली को यह भी बताती है कि हमारे आइलैंड में बस एक ही चर्च है और हमारे चर्च के जो पादरी थे फादर जॉन, वो एक सफर पे गए हुए। वो अभी तक लौटे नहीं है। पता नहीं चर्च में प्रेयर कौन करवाएगा। एनी चाहती है कि रायली भी उसके साथ चर्च जाए, लेकिन रायली का विश्वास अब इन सारी चीजों से उठ चुका है। एनी के जाने के बाद वहाँ पर रायली का बाप एडवर्ड आता है। एडवर्ड रायली को समझाता है कि अपनी माँ की बात मानो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। रायली भी बात मान जाता है। अगले दिन रायली उस चर्च पे पहुंचता है। आइलैंड के सारे लोग उस चर्च में, लेकिन वो लोग तब चौंकते हैं जब उस चर्च में एक नया पादरी फादर पॉल आते हैं। फादर पॉल सबको ये बताते हैं कि फादर जॉन जब सफर में गए हुए थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब उन्हें शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वो कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों का पादरी हूँ। सब कोई मान जाते हैं। सबको ये फादर बहुत अच्छा लग रहा है। ये फादर सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। आइलैंड के एक लोगों के बारे में पूछ रहा है कि तुम कैसे हो। और हैरत की बात तो ये है कि फादर पॉल सबके बारे में पहले से जानते हैं। फादर पॉल ने सबको ये कहा कि फादर जॉन ने मुझे आप सबके बारे में बताया है। सबको ये फादर बहुत अच्छे लग रहे हैं। फादर पॉल रायली को समझाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन रायली का ध्यान फादर पॉल पे तो था ही नहीं। चर्च में उसकी मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त एरिन से हुई थी। रायली एरिन के पास जाता है और हमें पता चलता है कि एरिन और रायली बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बड़े होते के साथ वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। एरिन रायली से कहती है कि आज रात आइलैंड पे एक तूफान आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में अच्छे से रहो। एरिन और रायली एक दूसरे को देख के बहुत खुश है। रात होती है और जैसा कि एरिन ने बताया था, इस आइलैंड पे एक तूफान आता है। सब कोई अपने घर में। रायली भी खिड़की से बाहर देख रहा है, लेकिन तभी उसे एक इंसान खिड़की के बाहर इस तूफान के बीच में नजर आता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो फादर जॉन है। लेकिन फादर जॉन तो हॉस्पिटल में थे, वो यहाँ पर आए कैसे? रायली बाहर निकल के चेक करता है, लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। वो ये बात अपने फैमिली वाले को बताता है। उसके फैमिली वालों को भी उसके ऊपर यकीन नहीं है। अगली
अगली सुबह रायली घर से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि शायद फादर जॉन वापस आ चुके हैं, लेकिन बाहर का नजारा इतना खौफनाक था जिसे देख के रायली क्या पूरा आइलैंड कांप जाता है। सब कोई ये देखते हैं कि किनारे के पास बिल्लियों की लाशें पड़ी हुई है, एक नहीं दो नहीं बल्कि आइलैंड की सारी बिल्लियां। थोड़ी देर में वहां पर आइलैंड के बाकी सारे लोग, इंस्पेक्टर हसन, मेयर वेड और भी बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। सबको ये देखते हैं कि उन बिल्लियों का एक एक बूंद खून चूस लिया गया है। हसन को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया, लेकिन मेयर उसे समझाता है कि इस आइलैंड में ये सारी चीजें होती रहती है, तूफान की वजह से ये बिल्लियां मर गई होंगी। हसन को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके पास मेयर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कहानी का अगला सीन हमें फादर पॉल की तरफ लेके जाता है। फादर पॉल जो कि चर्च से बाहर निकले हैं और वो बहुत खुश हैं, वो सबसे मिल रहे हैं, लेकिन वो इस आइलैंड की एक लौती डॉक्टर सारा के घर जाते हैं। सारा इस आइलैंड की एक लौती डॉक्टर थी और उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। उसकी माँ की याददाश्त बिल्कुल चली गई थी, उसे कुछ याद नहीं रहता था, यहाँ तक कि वो मुश्किल से चल पाती थी। फादर पॉल उससे ये कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ के लिए आया हूँ, तुम्हारी माँ के लिए प्रेयर करने के लिए। फादर पॉल उसकी माँ के पास जाते हैं, वो उसकी माँ को देख के बहुत खुश हैं और वो उसकी माँ के साथ प्रेयर करते हैं। अब तो ईस्टर का वीक आने वाला है और इस आइलैंड में ईस्टर बहुत ही धूम धड़ाके से मनाया जाता है। ईस्टर के जश्न में एक पार्टी होती है और उस पार्टी में सब कोई पहुंचते हैं। उस पार्टी में रायली और एरन भी है। फादर पॉल रायली से एक बार फिर मिलता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नशा छोड़ना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक रिहैब सेंटर खोले जहाँ पर मैं नशे से मुक्त होने वाले लोगों का इलाज करूंगा। रायली को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, वो मान जाता है। इस पार्टी का सारा इंतजाम फादर पॉल और बेव देख रही है। फादर पॉल सबको इस पार्टी में वाइन पिला रहे हैं। पार्टी में सिर्फ दो लोग हैं जो कि वाइन नहीं पी रहे, एक तो रायली जो कि नशा छोड़ना चाहता है और दूसरी एरिन जो कि प्रेग्नेंट है। पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक उस पार्टी में जो के चिल्लाने की आवाज आती है। जो के कुत्ते को किसी ने मार दिया है, उसका कुत्ता मर चुका है और जो चिल्ला रहा है कि तुम लोगों को मुझसे नफरत है ना, तो मेरे कुत्ते को क्यों मारा। जो हसन को कहता है कि इंक्वायरी करो और पता करो कि ये किसने किया है। हसन इंक्वायरी करना शुरू करता है। हसन को शक है कि जो के कुत्ते की मौत के पीछे बेव का कोई हाथ है, क्योंकि बेव ही एक ऐसी इंसान है जो कि स्कूल को और चर्च को दोनों को कंट्रोल करती है। लेकिन बेव हसन को समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हसन के पास कोई सबूत नहीं था, तो इसलिए उसे बेव की बात माननी पड़ती है। रात होती है। आइलैंड पे अब रिहैब सेंटर खुल चुका है। रायली फादर पॉल से मिलता है। फादर पॉल रायली को समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो ऊपर वाले के एक प्लान का हिस्सा था, उसे भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो। रायली भी धीरे धीरे ये सब भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रायली को पता नहीं था कि आइलैंड में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि एक सुनसान से घर में कुछ आवाजें आ रही है। आइलैंड का एक आदमी उस घर के अंदर जाता है ये चेक करने के लिए कि उस घर में ऐसा क्या है। उस घर में उसे एक चमकती हुई आंखें दिखती है जो कि इंसान की तो बिल्कुल नहीं है। वो शैतान उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो इतना सुनसान इलाका था कि किसी को उसकी चीख सुनाई नहीं देती। सुबह होती है। ईस्टर का वक्त चल रहा है, सब कोई चर्च में है। अचानक फादर पॉल लीजा के पास आते हैं और लीजा को कहते हैं कि मेरे पास आओ और चर्च का प्रसाद लो। सब कोई हैरानी से फादर पॉल की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं फादर पॉल। सब कोई जानते हैं कि एक्सीडेंट के बाद लीजा चल नहीं सकती, तो फादर पॉल उसे अपने तक आने के लिए क्यों कह रहे हैं। सबका मुंह तब बंद हो जाता है जब लीजा अपने व्हीलचेयर से उठ के खड़ी हो जाती है और वो फादर पॉल के पास आ जाती है। किसी को नहीं समझ में आता कि ये चमत्कार हुआ कैसे। सब कोई ये सोचने लगते हैं कि फादर पॉल शायद ऊपर वाले के भेजे हुए कोई फरिश्ते हैं जो कि लोगों को ठीक करते हैं। कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है जहाँ पर चर्च में फादर पॉल अपने गुनाह को कन्फेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने आइलैंड में बाकी सब लोगों से झूठ कहा। मैंने उनसे ये झूठ कहा कि फादर जॉन अभी हॉस्पिटल में। फादर जॉन कभी हॉस्पिटल में थे ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं फादर पॉल, कहाँ है फादर जॉन। किसी को कुछ नहीं पता। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लेके जाती है। फादर पॉल के इस चमत्कार के बाद बीमार लोगों की लाइन लग जाती है। वो सब फादर पॉल से मिलना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं। फादर पॉल सबको समझाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो ऊपर वाले ने किया। अपना विश्वास ऊपर वाले पे बना के रखो, रोज चर्च आओ, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। फादर पॉल की बातें मान के रोज सब कोई पूरा का पूरा आइलैंड चर्च आना शुरू करता है। फादर सबको प्रेयर करवाते हो। प्रेयर के बाद सबको वाइन पिलाते हैं। सब कोई आइलैंड में बहुत खुश है। फादर पॉल के आने के बाद आइलैंड की जितनी भी बीमारियां थी सब ठीक हो रही है। यहाँ तक
कि राइली के माँ बाप जो कि अच्छे से चल नहीं पाते थे वो भी अब ठीक हो रहे हैं। हद तो यहाँ तक है कि डॉक्टर सारा की माँ जिनकी याददाश्त कमजोर थी, जो कि चल नहीं पाती थी, अब वो भी ठीक हो रही है। ना सिर्फ ठीक हो रही है बल्कि वो तो जवान बनती जा रही है। डॉक्टर सारा को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आइलैंड के सारे लोग बहुत खुश है, बस जो काफी उदास है। लेकिन जो की उदासी भी अब खत्म हो जाती है क्योंकि लीजा जो के पास पहुंचती है और लीजा जो से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। अब जो भी बहुत खुश है, वो भी अब नशा छोड़ना चाहता है। वो भी राइली के साथ चर्च से बने हुए रिहैब सेंटर पे जाता है। फादर राइली और जो दोनों को समझाते हैं कि ऊपर वाले पे यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइलैंड में सब कोई बहुत खुश है, लेकिन उन सब बेचारों को पता नहीं है कि खुशी की एक कीमत होती है जिसे चुकानी पड़ती है। कहानी हमें फिर से पास की तरफ लेके जाती है जहाँ पर फादर पॉल कन्फेशन कर रहे हैं। फादर पॉल ये कहते हैं कि जब फादर जॉन इस आइलैंड से बाहर निकले थे तो वो भटक गए थे और वो एक रेगिस्तान में पहुंच गए थे। उस रेगिस्तान में बहुत तूफान आ रहा था। उन्हें बस एक गुफा दिखी और वो अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में चले गए। लेकिन उस गुफा में वो अकेले नहीं थे, उस गुफा में एक शैतान था। वही शैतान जो कि अब इस आइलैंड में आ चुका है। उस शैतान ने फादर जॉन के ऊपर हमला कर दिया, उसका सारा खून चूस चूस के पी लिया। फादर जॉन को ये लगा कि वो तो अब मर गए, लेकिन अगली सुबह फादर जॉन की आंखें खुली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि फादर जॉन अब जवान हो चुके हैं और फादर जॉन बन चुके हैं फादर पॉल। यानी कि पॉल कोई अलग इंसान नहीं था, वो फादर जॉन ही था। वो अपने आप को जवान देख के बहुत हैरान है और वो उस शैतान को फरिश्ता मानना शुरू कर देते हैं। और उस शैतान के कहने पे फादर जॉन यानी कि फादर पॉल उस शैतान को आइलैंड में लेके आते हैं। उस शैतान ने फादर पॉल के अंदर अपना खून डाल दिया था। अब फादर पॉल कभी नहीं मर सकते। फादर पॉल ये चाहते हैं कि आइलैंड के बाकी सारे लोग भी उनकी तरह बन जाए जो कभी ना मरे, और वो इस फरिश्ते की पूजा करने लगे। लेकिन फादर पॉल को भी बहुत कुछ पता नहीं था। अचानक फादर पॉल को उल्टियां होनी शुरू होती है, खून की उल्टियां। सबको ऐसा लगता है कि फादर पॉल मर चुके हैं, लेकिन फादर पॉल फिर से जिंदा हो जाते हैं। सब कोई बहुत हैरान है। कहानी हमें डॉक्टर सारा के पास लेके जाती है। डॉक्टर सारा के पास एरिन आई है और डॉक्टर सारा एरिन को ये बताती है कि तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। एरिन को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। डॉक्टर सारा के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं। डॉक्टर सारा तो अपने परेशानी से खुद परेशान है क्योंकि वो ये देख रही है कि उसकी माँ दिन पे दिन जवान होती जा रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। आइलैंड पे ये सारा चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है। कहानी हमें फादर पॉल की तरफ लेके जाती है। फादर पॉल जो कि एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, उन्होंने खिड़की के सारे पर्दे बंद कर दिए हैं। बेब वहां पर आती है। सिर्फ बेब ही ऐसी थी जो कि जानती थी कि फादर पॉल और फादर जॉन दोनों एक ही इंसान है। बेब फादर पॉल को बोलती है कि क्या हुआ आपको। फादर पॉल अपना हाथ धूप में ले जाके दिखाते हैं कि धूप से उनकी स्किन जल रही है, उनका पूरा शरीर जल रहा है। बेब फादर पॉल को समझाती है कि हमें आइलैंड के बाकी सारे लोगों को सच्चाई बता देनी चाहिए, हमें उन लोगों को फरिश्ते से मिलवा देना चाहिए, तब वो लोग आपकी बात मानेंगे और आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन फादर पॉल अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बेब को जाने के लिए कहते हैं। बेब तो वहां से चली जाती है, लेकिन रात में वहां पर जो आता है। फादर पॉल की हालत अभी भी बहुत खराब है। जो फादर को कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया, मैंने नशा पूरी तरीके से छोड़ दिया। फादर पॉल कहते हैं कि मैं तुम पे बहुत गर्व करता हूँ, आओ मेरे गले मिलो। जो जैसे ही फादर पॉल के गले मिलता है, फादर पॉल को भूख लगना शुरू होती है। फादर पॉल जो को छोड़ ही नहीं रहे। जो को बहुत अजीब लग रहा है। वो फादर पॉल से बचने की कोशिश करता है और इसी दौरान जो का सर टेबल से टकरा जाता है। जो के सर से बहुत खून निकलता है और उस खून को देख के फादर पॉल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो उस खून को पीना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जो तड़प तड़प के मर जाता है और फादर पॉल उसका सारा खून पी लेते हैं। जहाँ पर एक तरफ फादर पॉल एक शैतान बन चुके थे, वहीं दूसरी तरफ राइली एरिन से मिलने के लिए उसके घर गया। राइली और एरिन धीरे धीरे करीब आ गए और अब एरिन और राइली एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि आइलैंड में अब प्यार की कोई जगह नहीं है। अगली सुबह चर्च में आइलैंड के सारे लोग आते हैं, लेकिन फादर चर्च में आ ही नहीं रहे। बेब फादर के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ जो मरा हुआ है और फादर के मुंह में खून लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि फादर के अंदर का शैतान अब जाग चुका है और उस शैतान को खून की तलब है। वो लीजा के बाप एडवर्ड और चर्च में काम करने वाले एक इंसान स्टू को वहाँ बुलाती है। वो दोनों भी जो की बॉडी देख के बहुत हैरान है। बेब सबको ये समझाती है
कि फादर के अंदर खुद ऊपर वाले आए थे जो उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और इसलिए ऊपर वाले ने फादर के जरिए उसे सजा दी है। बेव फादर को भी समझाती है कि आपने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। एडवर्ड ये सब देख के हैरान है तो बेव उसे कहती है कि फादर ने तुम्हारी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम अब फादर का साथ नहीं दोगे तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारी बेटी फिर से पहले की तरह हो जाएगी। एडवर्ड नहीं चाहता था कि उसकी बेटी के साथ ये सब हो। एडवर्ड और स्टू फादर का साथ देने के लिए मान जाते हैं। वो जो की बॉडी को ठिकाने लगाने का इंतजाम करते हैं और वहां दूसरी तरफ बेव चर्च में सबको ये बताती है कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए प्रेयर कल होगी। सबको ये लगता है कि फादर बहुत काम करते हैं, उनकी तबीयत तो खराब होगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि फादर अब शैतान बन चुके हैं। कहानी अब तो बद से बदतर बनेगी। रात होती है। रायली फादर से मिलने के लिए रिहैब सेंटर आता है। फादर अब ठीक हो चुके हैं। सूरज की रोशनी उन्हें तकलीफ देती है लेकिन रात में वो एक शैतान की तरह बिल्कुल आजाद है। रायली फादर से पूछता है कि जो कहाँ है। जो भी तो आने वाला था, लेकिन फादर उससे ये कहते हैं कि जो को अपनी बहन के पास जाना था। ये सुन के रायली हैरान हो जाता है क्योंकि जो ने रायली को ये बताया था कि उसकी बहन मर चुकी है। रायली ये समझ जाता है कि फादर झूठ कह रहे हैं। वो रिहैब से बाहर निकलता है। वो अपनी माँ से बात करता है लेकिन उसकी माँ तो रायली की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रायली ये सोचता है कि वो फादर के पास जाएगा और देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं। आधी रात में रायली अपने घर से बाहर निकलता है और वहाँ दूसरी तरफ रिहैब सेंटर में फादर पॉल से मिलने के लिए वही शैतान आ चुका है। वो शैतान फादर पॉल को अपना खून दे रहा है ताकि ये खून वो आइलैंड के बाकी सारे लोगों को पिलाए और सारे लोग फादर पॉल की तरह शैतान बन जाए और सब कोई उसी शैतान की पूजा करे। इससे पहले फादर पॉल उस शैतान का खून लेते वहां पर रायली आ जाता है। वो शैतान भी रायली को देख लेता है और वो रायली के ऊपर हमला कर देता है। तो क्या अब रायली भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हसन ये देखता है कि बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं ये बताने के लिए कि उनका पति, उनका दोस्त, उनका भाई आइलैंड से लापता हो चुके हैं। हसन को समझ में नहीं आ रहा कि सब कोई कहाँ है। इसी दौरान वहां पर एरिन भी आती है। एरिन ये कहती है कि रायली भी कल रात से मिल नहीं रहा। वो कहाँ है किसी को नहीं पता, उसके फैमिली वाले को भी नहीं पता। हसन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ सबको ढूंढे। जहाँ पर एक तरफ हसन बहुत परेशान था वहीं दूसरी तरफ आइलैंड के बाकी सारे लोग चौंक जाते हैं ये देख के कि बेव ये अनाउंस करती है कि आज से प्रेयर शाम में होगी। बेव ये सब जानबूझ के कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि फादर पॉल धूप में बाहर निकल नहीं पाएंगे। आइलैंड के लोगों को ऐसा लगता है कि फादर पॉल अभी भी बीमार है इसलिए वो शाम में आके प्रेयर करवाएंगे, लेकिन किसी को असलियत नहीं पता। शाम में प्रेयर होती है। आइलैंड के सारे लोग वहां पहुंचते हैं और फादर पॉल फिर से सबको उसी शैतान का खून पिलाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो लोग उस शैतान के धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं। जहां पर एक तरफ आइलैंड के सारे लोग उस शैतान के गुलाम बनते जा रहे थे वहीं दूसरी तरफ एरिन के घर में अचानक रायली आता है। रायली को देख के एरिन बहुत हैरान है। रायली एरिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। रायली एरिन को लेके समुद्र के बीचों बीच जाता है। एरिन अभी भी बहुत परेशान है। वो रायली से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम मुझे सच बताओ। रायली कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ सच ही बताने के लिए लाया हूँ। वो बताता है कि मैं फादर के पास गया था जहाँ पर मेरी मुलाकात एक शैतान से हुई और उस शैतान ने मुझ पे हमला कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गया था लेकिन अचानक मेरी आंख खुली और तब मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ। धीरे धीरे करके मेरा सारा जख्म भरता चला गया। रायली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, वो अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन फादर पॉल उसे सब कुछ बताते हैं। वो उसे सारी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उस शैतान ने उसे जवान बना दिया और अब वो मर नहीं सकते और अब रायली भी उन्हीं के जैसा है। रायली भी अब मर नहीं सकता। रायली वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बाहर तो धूप है। रायली वहां से जा नहीं पाता। फादर पॉल रायली को समझाते हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम दोनों मिलके इस पूरे आइलैंड के लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। रायली ये समझ जाता है कि फादर पॉल शैतान के गुलाम पूरी तरीके से बन चुके हैं। तभी वहां पर बेव भी आती है और रायली को ये भी पता चल जाता है कि फादर पॉल के साथ बेव भी मिली हुई है। बेव को देख के रायली को भूख लगती है लेकिन इससे पहले वो बेव का खून पी लेता। फादर पॉल उसे रोक देते हैं। अब रायली को इस बात का तो एहसास हो चुका है कि वो एक जानवर बन चुका है जिसे जिंदा रहने के लिए लोगों का खून पीना पड़ेगा। रायली फादर पॉल को ये यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ है। फादर पॉल भी मान जाते हैं। वो रायली को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वहां से निकल के रायली एरिन के पास पहुंचता है। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। एरिन रायली से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। रायली कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी ही बोलोगी इसलिए तो मैं तुम्हें
लेके यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जब सूरज निकलेगा, सुबह होगी, तो मैं कहीं भाग भी नहीं पाऊंगा और मैं तुम्हारे सामने मरूंगा। जैसा कि राइली ने कहा था वैसे ही हुआ। सुबह होती है और राइली का शरीर एरिन के सामने चल जाता है। एरिन चिल्लाती है, राइली उसके सामने मर जाता है और अब एरिन को राइली की सारी बातों पे यकीन हो चुका है। एरिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। वो डॉक्टर सारा के पास जाती है, उसे सारी बातें बता देती है। एरिन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप सोच रही होंगी कि मैं पागल हो चुकी हूँ। सारा एरिन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन है। एरिन चौंक जाती है। सारा एरिन को अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ दिन पे दिन जवान होती जा रही है। वो इतनी जवान हो चुकी है कि वो अब मेरी उम्र की दिखने लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपनी माँ का ब्लड टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ का ब्लड धूप में रखती हूँ तो धूप मेरी माँ के ब्लड को जला देता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सारा, एरिन और सारा की माँ तीनों एक साथ आती हैं। सारा की माँ सारा को ये कहती है कि फादर अब पहले की तरह नहीं रहे, तुम अब चर्च में दोबारा कभी मत जाना। सारा और एरिन को ये समझ में नहीं आ रहा कि सारा की माँ फादर को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानती है। सारा ये प्लान बनाती है कि वो अपनी माँ के खून को लेके मेनलैंड में जाएगी और वहां पर टेस्ट करेगी, वहां पर सबूत निकालेगी और उसके बाद सबूत लेके यहाँ पर आएगी और फिर इस फादर का पोल सबके सामने खोलेगी। एरिन भी मान जाती है। सारा सबसे पहले इंस्पेक्टर हसन के पास जाती है, उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन इंस्पेक्टर हसन उससे ये कहता है कि जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं रहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा, एरिन और सारा की माँ सबूत लेने के लिए मेनलैंड जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को याद है ना, आइलैंड पे सिर्फ 2 बोट थी और हमें दिखाया जाता है कि चर्च में काम करने वाला स्टू सारा को ये बताता है कि ये दोनों बोट खराब हो चुकी है। सारा ये समझ जाती है कि फादर पॉल उन्हें इस आइलैंड से बाहर जाने नहीं देंगे। सारा का सोच बिल्कुल सही था, क्योंकि फादर पॉल कुछ प्लान कर रहे हैं। वो प्लान करते हैं कि आज वो आइलैंड के सारे लोगों को सच बता देंगे, लेकिन सच सुन के कहीं ये लोग भड़क नहीं जाए, कहीं ये लोग आइलैंड से बाहर ना भाग जाए, तो इसलिए उन्होंने शिप को खराब कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने आइलैंड की सारी बिजली को भी काट दिया और अब उन्होंने आइलैंड के सारे फोन को भी बंद करवा दिया। यानी कि आइलैंड का नाता दूसरी दुनिया से पूरी तरीके से कट चुका है। सारा, एरिन और सारा की माँ तीनों बहुत डर रही हैं। तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। बेफ कैंडल लेके बाहर निकलती है। आज ईस्टर की रात है। आइलैंड के बाकी सारे लोग भी उसके साथ बाहर निकलते हैं। एरिन सारा को समझाती है कि हमें भी बाहर जाना पड़ेगा, वरना उन लोगों को हम पे शक हो जाएगा। वो लोग भी बाहर जाते हैं। सब कोई चर्च की तरफ पहुंचते हैं और उसके बाद फादर पॉल सबको असलियत बता देते हैं। फादर पॉल स्टू को यहाँ बुलाते हैं कि स्टू मेरे पास आओ। फादर पॉल स्टू को जहर देके स्टू को मार देते हैं। सब कोई हैरान हो जाते हैं कि फादर पॉल ये क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद स्टू जिंदा हो जाता है। अब स्टू भी शैतान बन चुका है। फादर पॉल सबको सारी कहानी सुना देते हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा कि फादर पॉल ये क्या कह रहे हैं, और तभी वहां पर वो शैतान आता है। उस शैतान को देख के सब कोई डर जाते हैं। फादर पॉल सबको ये बताता है कि रोज में जो तुम लोगों को वाइन पिलाता था वो वाइन नहीं बल्कि इसी शैतान का खून था। अभी ये खून तुम लोगों के अंदर है। तुम लोग भी हमारी तरह अमर बन सकते हो, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये जहर पीना पड़ेगा। जब तुम मरोगे तो उसके बाद तुम इस शैतान के खून की वजह से जिंदा होगे और हमारे जैसे बन जाओगे। यानी कि आइलैंड का कोई भी लोग अगर मरा तो वो जब दोबारा जिंदा होगा तो शैतान बन के जिंदा होगा। ये सब देख के आधे लोग तो फादर पॉल के साथ हैं, लेकिन आधे लोग डर चुके हैं। इंस्पेक्टर हसन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे लोग उसे वहां रोक देते हैं। ये सब देख के सारा की माँ गोली उठाती है और फादर पॉल के ऊपर चिल्ला देती है, लेकिन फादर पॉल कुछ देर के लिए मरे हैं, वो थोड़ी देर में फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये सब देख के वो शैतान सारा की माँ पे हमला कर देता है और वो उसे लेके वहां से चला जाता है। चर्च के आधे लोग जहर पी के मर जाते हैं और फिर जब वो दोबारा उठते हैं तो वो शैतान बन चुके हैं। अब उन शैतानों को खून की तलब लगी हुई है। वो लोग एरिन, राइली की माँ, लीजा, वॉरेन और डॉक्टर सारा के ऊपर हमला करते हैं। वो लोग बचते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। वो लोग एक दरवाजे में बंद हो जाते हैं। वहां पर बेफ भी है और बेफ उन लोगों को समझा रही है कि तुम लोग भी हमारे साथ आ जाओ, लेकिन एरिन गुस्से में बेफ को गोली मार देती है। बेफ भी कुछ देर के बाद जिंदा हो जाएगी, क्योंकि बेफ ने भी उस शैतान का खून पिया था और अब बेफ जब दोबारा जिंदा होगी तो वो शैतान बन के जिंदा होगी। अब एरिन को सबको लेके वहां से भागना था। आइलैंड के सारे लोग अब शैतान बन चुके हैं। एरिन सबको लेके वहां से निकलती है और वहां दूसरी तरफ उस शैतान ने सारा की माँ को भी शैतान बना दिया
दिया है। सारा की माँ चर्च के अंदर जाती है जहाँ पर फादर पॉल है। सारा की माँ फादर पॉल से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। फादर पॉल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। उन दोनों की बात से हमें ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और डॉक्टर सारा फादर पॉल की ही बेटी थी। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। जहाँ पर एक तरफ फादर पॉल अपनी गलतियों के लिए सारा की माँ से माफी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सारा घर में सबके साथ है। एरिन सबको ये समझाती है कि मैं, सारा, हसन और एनी हम सब पेट्रोल का इंतजाम करेंगे और लीजा और वॉरेन एक छोटी बोट का इंतजाम करेंगे जो कि इस आइलैंड के एक जंगल में, और वहां से हम इस आइलैंड से बाहर निकलेंगे। हमें इस आइलैंड के बाकी बचे हुए बोटों को भी चलाना है, क्योंकि अगर इस आइलैंड से एक भी शैतान बाहर निकल गया तो वो पूरी दुनिया को शैतान बना देगा। वो सब मान जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते उनके घर के बाहर बेब आ जाती है। बेब भी जिंदा हो चुकी है और अब वो एरिन को मारना चाहती है। वो पूरे घर में आग लगा देती है। राइली की माँ एनी एरिन को समझाती है कि तुम सबके साथ जाओ, बेब को मैं रोकती हूँ। वो बाहर जाती है, बेब को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेब नहीं रुकती। उसके बाद एनी अपने आप को मार देती है। एनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि बेब और उसके साथी खून देख के रुक जाए और वो खून पीना शुरू करे और एरिन को मौका मिल जाए यहाँ से भागने का। एरिन, हसन और सारा जहाँ पर पेट्रोल का इंतजाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लीजा और वॉरेन बोट का इंतजाम कर रहे हैं। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो लोग कब तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आइलैंड अब शैतान बन चुका है। बेब अपने साथी स्टू को ये कहती है कि हर घर को जला दो। सब घर जब जल जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बस चर्च और रिहैब सेंटर को रहने दो, क्योंकि जब सूरज उगेगा तो हमें छुपने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। स्टू बेब की बात मान के पूरे घर में आग लगा देता है। अब आइलैंड का कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। जहाँ पर एक तरफ बेब पूरी तरीके से शैतान बन चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ चर्च में फादर पॉल को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो कहता है कि मैं अब कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अब इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, अब कोई शैतान नहीं रहेगा। फादर पॉल बाहर निकलते हैं। बेब फादर पॉल की बातें सुन लेती है और अब वो फादर पॉल के खिलाफ बगावत कर देती है। अब वो कहती है कि अब मैं सबकी लीडर बनूंगी, लेकिन फादर पॉल को ये मंजूर नहीं था। वो अंदर की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि सारा बाकी बची हुई बिल्डिंग को भी आग लगा रही है, ताकि जब सूरज निकले तो कोई भी शैतान को छुपने की कोई जगह नहीं मिले और सबकी सब मारी जाए। फादर पॉल भी सारा का साथ देते हैं, लेकिन वहां पर बेब आ जाती है और बेब सारा को मार देती है। सारा ने कभी भी उस शैतान का खून नहीं पिया था, तो इसलिए सारा अब जिंदा नहीं हो सकती। सारा को मरता हुआ देख के फादर पॉल और सारा की माँ दोनों रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां सिर्फ सारा अकेली नहीं थी। वहां पर हसन और एरिन भी आए थे। वो लोग भी रिहैब सेंटर को जलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो शैतान आ जाता है। वो एरिन का खून पीने लगता है। एरिन समझ जाती है कि वो बचेगी नहीं, लेकिन अब वो ये फैसला कर देती है कि वो इस शैतान को भी मार देगी। वो शैतान एरिन का खून पी रहा है और एरिन उस शैतान के पंख को काट रही है ताकि वो शैतान उड़ के यहाँ से दूर ना जा पाए। वहां दूसरी तरफ बेब हसन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फादर पॉल वहां आ जाते हैं। हसन का बेटा अलादीन भी वहां पर आ चुका है। अलादीन भी अब शैतान बन चुका है, लेकिन वो अपने पापा की जान जरूर बचाएगा। अलादीन और डॉक्टर पॉल रिहैब सेंटर को भी जला देते हैं। अब इस आइलैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये शैतान छुप के धूप से बच सके। सब अब समझ जाते हैं कि उनका अंत आ चुका है और वहां पर दूसरी तरफ लीजा और वॉरेन को भी बोट मिल जाती है। वो बोट में बैठ के आइलैंड को छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें पता है कि अब इस आइलैंड में कोई भी जिंदा नहीं है। सुबह होती है, सूरज आता है और धीरे धीरे करके सारे के सारे शैतान मर जाते हैं। वॉरेन और लीजा ये देखते हैं कि वो शैतान जिसने बाकी सारे लोगों को शैतान बनाया था वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरिन ने तो उसके पंख ही काट दिए हैं। वो उड़ नहीं पाता और अब तो सुबह होने वाली है, यानी कि उसका भी अंत आ चुका है। सुबह सबका अंत कर देती है और इस आइलैंड में सब कोई मर जाते हैं, सिर्फ 2 लोग बचते हैं, लीजा और वॉरेन। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।